हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्प एंड क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट नंबर 6। कहानी में आगे बढ़ते हुए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग था। तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड वर्ड आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना कुछ खास बात नहीं है। ओके, which significant policy ended the implementation of the government of India Act 1858? ठीक है, तो कौन सा पॉलिसी को एंड किया गया with the implementation of government of India Act 1858? doctrine of lapse को। ठीक है, which of the following statements about the government of India Act 1858 is are false? चलो करो, ऐसे स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं पिछले सेशन से लेकर के आ रहा हूं क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो एडीआरई यानी ग्रेड 3 ग्रेड 4 का पेपर होने वाला है, तो दे माइट आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और अगर पूछते भी नहीं है, एनीवे हमारे नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है ही। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चलो मैं उस साइड से पढ़ता हूं। The Government of India Act 1858 is also known as the Act for Good Government of India. चलो ये सही है, ये तो सही है। Rule of the company was replaced by the rule of the crown, ये भी सही है। Okay. The designation of the Governor General of India was changed to that of Viceroy of India, ये भी सही है। The first Viceroy of India was Lord Canning, ठीक है, सारा सही है। बट हमको तो फॉल्स निकालने बोला है, तो क्या होगा? कोई भी फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? नन। अभी मैंने शायद आपको बताया था, नहीं बताया तो बता देता हूं। नन और नन ऑफ दीज में डिफरेंस क्या है? नन ऑफ दीज मतलब ये जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई करेक्ट नहीं है। और नन मतलब ये जो चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट में से नन। क्या नन? जो भी आपको बोला गया है वो फॉलो नहीं कर रहा, यानी फॉल्स कितना निकला? नन, यानी जीरो फॉल्स है। ठीक है, which of the following statements about the changes brought by the government of India Act 1858 is are false? Again false कौन सा बताओ? Viceroy became the agent of the crown, सही है। established 10 member council नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये तो सही है। this act abolished the dual government established by the British India, ये सही है। the doctrine of lapse was ended by this, सही है, ये सही है। अब हमको false निकालने बोला, false है नंबर 2, तो only 2 होना चाहिए। only 2 कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है। चलो as always क्वेश्चंस पे चलते हैं। Who were the 3 Indians nominated as non-official members of the Viceroy's expanded council under the Indian Council Act 1861? कौन थे वो? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, which of the following statements about the Indian Council Act 1861 is are false? The Indian Council Act 1861 initiated the process of decentralization, ये तो सही है। The legislative powers of Bombay and Madras were taken away, ये गलत है, taken away नहीं, दिया गया था उनको। ठीक है, यहाँ पे जो बोला है उसका उल्टा, यहाँ पे statutory recognition to portfolio system, ये सही है। The act did not associate Indians with the law making process, ये नहीं है, Indians को एसोसिएट किया था, हाँ नाम मात्र था बट एसोसिएट किया था ऑन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स बोला है, तो फॉल्स तो 2 और 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी, 2 and 4। Which of the following statement about the changes brought by the Government of India Act 1858 is are true? ठीक है, ज्यादा ना फॉल्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब ये क्यों समझो, अगर ट्रू पूछा गया तो सबको याद है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, इसी में पढ़ा हुआ था, ये तो ट्रू है ही। अगर फॉल्स पूछा गया तो तब डाउट होता है कि ये मैंने इसमें पढ़ा था, जो दोनों मुझे याद है वो दोनों तो ट्रू है, बट और जो दो है सेंटेंस वो दोनों मैंने इसी एक्ट में पढ़ा या किसी और में पढ़ा था, तो वो इसके लिए फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ओके, द एक्ट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस, ये तो सही है। ओके, the viceroy was empowered to frame the rules of the business, ये भी सही है। the viceroy had no power to issue ordinances, ये गलत है। the viceroy did not empower, sorry, the act did not empower the viceroy to frame any rules, ये भी गलत है। ओके, तो इन दोनों का एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों फॉल्स है। तो करेक्ट अगर है तो आप देख लो, हमको तो ट्रू ही निकालने बोला था, तो ट्रू है 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। what new power did the members of the legislative council gain under the Indian Council Act 1892? ठीक है, कौन सा नया पावर दिया गया? द एबिलिटी टू वोट ऑन द बजट, द एबिलिटी टू डिबेट द बजट विदाउट वोटिंग, यही होगा। ठीक है, पास न्यू लॉज, ये तो है ही नहीं। एबिलिटी टू आस्क अनलिमिटेड फॉलो अप क्वेश्चंस, ये तो जिंदगी में नहीं देने वाले ब्रिटिशर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इज आर ट्रू? ट्रू निकालना है आपको, क्या बताओ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रेज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, चलो सही है, ये तो सही है। द एक्ट एंश्योर्ड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इन द मेजॉरिटी, ये गलत है। ओके, द ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज मेंटेन्ड इन बोथ काउंसिल्स, ठीक है, ये तो सही है, यानी ऑफिशियल ब्रिटिशर्स का जो मेजॉरिटी है वो दोनों काउंसिल में, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, प्रोविंशियल काउंसिल हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, हर एक में मेंटेन किया गया। द एक्ट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू वोट ऑन द बजट, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है। अब ट्रू कौन सा है, यानी इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ओनली 1 and 3 है ना, 1 and 3, 1 and 3 को ढूंढो, 1 and 4, 3, 1 and 2, 1 and 3 तो है ही नहीं। अब क्या होगा? अब होगा नन ऑफ दीस, क्योंकि यहाँ पे मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला, बट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ओनली 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statements about the nomination and election system under the Indian Council Act 1892 is false? false निकालना है ध्यान से। the governor general's council could set rules for members nomination with the secretary of India's approvals, चलो ये सही है। and indirect election was implemented to elect members, ये सही है। members of provincial councils could be recommended by universities and other bodies, ये भी सही है। the election system allowed direct voting by the public, ये तो किया ही नहीं गया। ठीक है, ये तो किया ही नहीं गया। grounded एकदम लोकल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इसमें इंक्लूड
किया ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो रिकैप के बाद चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो हमने कहानी जहां पे खत्म किया था उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए, क्या क्या किया गया, इसको ये भी हिस्ट्री में बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। जॉन मॉर्ले एंड वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड बोलने की इतनी जरूरत है नहीं, आप इसको मिंटो बोल सकते हो, ओके। चलो, क्योंकि इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया कि क्योंकि उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे मॉर्ले, और जो मिंटो थे वो थे वाइसरॉय, या फिर आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या किया गया। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जैसा कुछ इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, यानी लॉ मेकिंग जो बॉडी है उसमें इलेक्शन जैसा कुछ, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा कुछ एक देखने को मिल रहा था, ठीक है। हालांकि ब्रिटिशर्स ने उस पर बहुत क्राइटेरियाज लगा दिए थे आगे जाके। आप ऐसा मत समझो कि एकदम ग्राउंड लेवल पे या रूट लेवल पे लोगों को ये देखने को मिल रहा था कि इलेक्शंस हो रहा है, हम लोग जैसे अभी वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। उन्होंने क्राइटेरिया आगे जाके आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एक्ट में कि उन्होंने क्राइटेरिया लगाया था कि उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा जिनके पास एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, एंड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स वो लोग पे करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो वो लोग इलाइट क्लास को ही टारगेट कर रहे हैं अपने साथ मिलाने के लिए, जो कि उन्होंने इससे पहले भी एक्ट्स में किया है। ये चीज आपने देखा था, ब्रिटिशर्स इलाइट क्लासेस को लुभा के उनको लुक्रेटिव डील्स देके अपने साथ मिला लेते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, बट क्योंकि आगे एक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रख दिए थे, तो उस क्राइटेरिया से यही पता चलता है कि इलाइट क्लास को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है एंड उन्हीं को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इंक्रीज्ड इन साइज। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लॉ मेकिंग बॉडी जो है, जो सेंटर पे है, सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, या प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट्स, ठीक है। तब जो प्रोविंसेस थे अभी वो स्टेट्स बन गए। हालांकि इंडिया का मैप बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। स्टेट्स में बहुत स्टेट्स का नेमिंग चेंज हुआ है, बहुत स्टेट्स को जोड़ के एक स्टेट बना दिया गया, बहुत स्टेट्स से टूट के 3-4 स्टेट्स बने, ठीक है। तो मैप या ज्योग्राफिकल जो आपको पॉलिटिकल जो मैप दिखेगा वो तो बहुत अलग है। हालांकि आप इतना समझ सकते हो कि प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे यानी प्रोविंशियल लेवल पे जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनका नंबर्स, उनमें जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। क्योंकि देखो अभी 1909 का टाइम है, ठीक है। तो अभी जो है रेजिस्टेंस, मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कि एकदम पीक पे है, बट एकदम पीक में पहुंचने वाला है रेजिस्टेंस। लोग धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। जो बाहर के जो लीडर्स हैं, जो लोग बाहर पढ़ने गए थे, ठीक है, इंडिया के लीडर्स ऐसे जो बाहर से पढ़ाई करके वापस आ रहे थे, बाहर नौकरी करके वापस आ रहे थे। एंड अब देखो ईयर 1909 है, यानी कांग्रेस का भी फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है। तो बाहर से जो पढ़ के आए हुए या बाहर काम करके आए हुए जो लीडर्स है, जो लोग इंडिया रिटर्न कर रहे थे, उनको भी ये लग रहा था कि अरे भाई बाहर तो बहुत अच्छा सिस्टम है उनके वहां पे। आप यूएस जाओ, यूके जाओ, उनके वहां पे सब कुछ सही से चल रहा है, लोग इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं, लोग राइट्स की बातें कर रहे हैं, वहां पे डेमोक्रेसी चल रहा है, एक प्रॉपर पार्लियामेंट है। अपने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं लोग यहाँ पे। तो एक बातचीत जो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम या पूर्ण स्वराज के बारे में जो बातचीत है वो धीरे धीरे शुरू होने वाला था, ठीक है। और क्योंकि कांग्रेस तब उस टाइम में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग देश में घूम घूम के डिफरेंट डिफरेंट जगह में लोगों को संदेश पहुंचाते थे कि देखो ब्रिटिशर्स आपको लूट रहे हैं, ब्रिटिशर्स के झांसे में मत आओ, ठीक है। वो लोग हमसे फ्रीडम छीन रहे हैं, बाहर इस तरीके का सिस्टम चल रहा है, ऐसे करके काम हो रहा है, हमको भी लड़ना है इस चीज से, ठीक है। तो वो लोग कांग्रेस क्या करती थी कि घूम घूम के उनका सेशंस होता था पूरे भारत में, घूम घूम के अलग अलग जगह पे वो लोग सेशंस करते थे। और कांग्रेस का एक रूल था कि जो सेशंस होगा वो लोकल लैंग्वेज में होगा, मतलब अनलेस वहां पे लोकल लैंग्वेज वहां का किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, तब हिंदी में होगा, अदरवाइज लोकल लैंग्वेज में
सेशंस चलेगा। तो इन सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि साइज को इंक्रीज कर दिया, यानी और लोगों को जुड़ने के लिए बोला। ठीक है, तो बेसिकली लोकल लोगों को जुड़ने के लिए बोला गया। तो इसका मैंने रीजन बता दिया। अब ये भी आप चीज समझो, उस टाइम पे ये प्रोसेस जब शुरू हुआ था, तो आप जितने भी लोगों को घूम घूम के जाके बताओगे ये चीज, जितना भी स्प्रेड करोगे, लोगों को तो तभी समझ में आएगा ना जब उनका बेसिक नेसेसिटीज पूरा होगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर आपका देखो सोसाइटी का 3 मेन एस्पेक्ट होता है। एक है पोवर्टी, एक है इलिटरेसी और एक है हंगर। अगर ये तीनों चीज आपका फुलफिल नहीं है, अगर आपका बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं है, आपको ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आएगी कि देश को आजाद कराना है, फ्रीडम चाहिए, डेमोक्रेसी लाना है, हम लोग अपना नेता, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन के भेजेंगे। ठीक है, ये सारी बातें समझ में नहीं आता है लोगों को। अब सिंपल सा एक एग्जांपल समझो कि जैसे आपको डेमोक्रेसी तो समझ में आता ही है कि डेमोक्रेसी क्या है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन के भेजते हैं, और वो लोग स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वो लोग पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। यानी डेमोक्रेसी में पब्लिक इज द किंग। तो पब्लिक इज द किंग यानी जो पॉलिटिशियंस इलेक्ट होके जा रहे हैं, ठीक है, और वो बेनिफिट के लिए काम करेंगे, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो वो लोग तो पब्लिक सर्वेंट हो गए और पब्लिक इज द किंग। अगर यही चीज मैं बाहर जाके किसी चने वाले को बोलूं, भैया डेमोक्रेसी है अपने देश में, पता है? तो बोलेगा हाँ भाई पता है। अरे आप राजा हो, ये पता है? तो वो बोलेगा भाई आप चना खाओ, आप मेरा पैसा दो और यहाँ से निकलो, आगे मेरे ग्राहकों की लाइन पर लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो वो बात उसको इंस्टेंटली समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोगों को समझने के लिए पहले लोगों का बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होगा, लोगों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लोग लीडर्स को, जो लोग आगे बढ़ के आए थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, उनको और अग्रसर होके, उनको और एफर्ट्स के साथ लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इट इंट्रोड्यूस नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लेवल। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दे दिया गया था, यानी जो नॉन ऑफिशियल लोग थे, यानी जो ब्रिटिशर्स नहीं थे, ठीक है, जो लोग ऑफिशियली इस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ काम नहीं कर रहे थे, जो लोग लोकल थे, हालांकि इलाइट क्लास के ही थे, ठीक है, बट उनमें भी मेजोरिटी प्रोवाइड कर दिया गया था, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके का रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, तो उससे वो लोग ये हिंट लगा पा रहे थे कि हमको अभी धीरे धीरे इंडियंस को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती रहनी पड़ेगी अगर मुझे, हम लोगों को और भी टाइम राज करना है तो। ठीक है, कुछ चीजों को उन्होंने होल्ड बैक करके ही रखा था। जैसे आप अगर समझो इस चीज को कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे दिया था, सेंट्रल लेवल पे नहीं दिया था। तो अभी भी ब्रिटिशर्स होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी जो रेजिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्शन है, वो इतना ज्यादा उभर के नहीं आया है। इवन गांधी जी भी अभी तक आए नहीं है। गांधी जी 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से। गांधी जी इस टाइम पे तो अभी भी साउथ अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो गांधी जी के आने के बाद, उसके बाद जो एक्ट बनेगा उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे बहुत, गांधी जी आने के बाद बहुत सारे जो मूवमेंट्स है वो भी लॉन्च करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, आप और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, देन लाल बहादुर शास्त्री हो गए, फिर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जितने भी, बी आर अम्बेडकर जी, जितने भी हमारे माननीय फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, उनको मेरा सलाम। एंड मैं ये बोलना चाहता हूं आज के यूथ को कि आप लोग किसी भी, कभी भी किसी भी फ्रीडम फाइटर के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। ठीक है, यहाँ पे मैं और फ्रीडम फाइटर्स का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट आप किसी के अगेंस्ट में भी क्रिटिसाइज करना एटलीस्ट आज के जनरेशन को तो शोभा देता ही नहीं है। अगर उस टाइम पे कोई था, ठीक है, कोई कंटेम्पररी था जो अभी शायद जिंदा है या नहीं है, वो अगर कुछ बोलते हैं तब चलो फिर भी मान सकते हैं, उन्होंने देखा हुआ है, फील किया हुआ है। हम किसी भी व्हाट्सएप पोस्ट या किसी भी फेसबुक पोस्ट को देख के अगर उनको क्रिटिसाइज करने लगे तो ये हमको शोभा नहीं देता है। ठीक है, सब लोगों का काम करने का तरीका अलग था,
कुछ लोग मतलब एकदम एक्सट्रीम एंड पे जाके रेबिलियस तरीके से काम कर रहे थे, कुछ लोग मॉडरेट वे में काम कर रहे थे, कुछ लोग एकदम नॉन वायलेंट वे में काम कर रहे थे, बट सब लोग एक ही गोल की तरफ अग्रसर थे कि इंडिया को फ्रीडम दिलवाना है ब्रिटिश के गुलामी से। ठीक है, बहुत लोग, बहुत लीडर्स ऐसे थे जो एकदम बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े घर के थे, वो लोग चाहते तो बाहर सेटल हो सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सब लोगों की हमको इज्जत करनी चाहिए, एंड इस जनरेशन को, हमारे जनरेशन को तो एटलीस्ट उनके बारे में कुछ कमेंट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एकदम ही नहीं पता कि उन्होंने कितना 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 सहन किया है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द लेवल्स। चलो, जो फंक्शंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल का बोथ द लेवल्स यानी प्रोविंशियल एंड सेंटर पे, उनको और भी मतलब बढ़ाया गया, ठीक है, उनको और भी एक्सटेंड किया गया, एनलार्ज किया गया। It provided for the first time for Indians to be associated with executive council, ठीक है। तो ये भी एक हिंट है कि ब्रिटिशर्स को ये धीरे धीरे लगने लग गया था कि अगर हमको और बहुत साल तक राज करना है, अभी धीरे धीरे इनकी मांगों को हमको थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू बाई सम टाइम फ्रॉम देम। अगर मांगे पूरी ना करें तो फिर ये लोग एकदम भड़क जाएंगे, और अगर एक साथ बहुत सारी मांगे पूरी कर देंगे तो उनको और भी ज्यादा चाहिए होगा, एंड हमको इंडिया को ज्यादा फ्रीडम, मतलब बहुत जल्दी ज्यादा जल्दी फ्रीडम दे देना पड़ेगा। तो फ्रीडम देना पड़ेगा, इतना इतना तो उनको एक माइंड में आ गया था, बट वो लोग और खींचना चाह रहे थे, एटलीस्ट 50 60 70 80 साल और खींचना चाह रहे थे, और खींच के दे आर बेसिकली बाइंग सम टाइम। इसीलिए बहुत सारी चीजों को वो लोग होल्ड कर करके पार्ट में, यानी ईएमआई जैसा इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर रहे थे बहुत सारी चीजें। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंडियंस टू बी एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई, ठीक है। पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दिया गया था, एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द लॉ मेंबर इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो देख लो, इनका फोटो है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा इनको बोला जाता है, बिकेम द लॉ मेंबर इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, नेक्स्ट, जो इंडियन सोसाइटी का जहर है, जो आपको आज के डेट में दिखेगा, इसका बीज कहां बोया गया था? इसका बीज बोया गया था यहाँ पे। देखो, ब्रिटिशर्स बहुत सारे टेक्निक्स अपनाते थे, उनमें से दो बहुत पॉपुलर है। एक है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि आपको थोड़ा मीठा दे दिया एंड दो डंडे लगा भी दिए, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, कि वो लोग सुल्तान को, राजाओं को बहुत गिफ्ट्स वगैरह देते थे, उनको बोलते थे आपके बेटी बेटियों को हम लोग बाहर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है। तो ये है उनका किसी चीज का आदत डलवाना, उनको अपना फोर्स प्रोवाइड करते थे, एंड बाद में डंडा लगाते थे, अपने उंगलियों पे नचाते थे, पपेट बना के रख दिया था बहुत लोगों को, ठीक है। यह है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। दूसरा क्या है? डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिशर्स को यह लगने लगा कि हम लोग उनकी मांगे पूरी कर रहे हैं, और अगर हम लोग को और भी खींच के लेके जाना है इसको, तो हमको थोड़ा सा यूनिटी में इनके दरार डालना पड़ेगा। एंड अगर देखो, ब्रिटिशर्स ने अभी तक रिलीजन एंड कम्युनिटी इस पे कभी भी कमेंट नहीं किया था, क्योंकि उनको इतना तो पता था कि राज करने के लिए इन दोनों पे आप हाथ मत लगाओ, ठीक है, इन दोनों को टच नहीं करना है आपको, ठीक है। उन्होंने नहीं किया था, बट अभी 1600 से लेके अभी 1900 हो गया, 300 साल हो गया, अभी उनके जाने का वक्त आ गया, ये उनको भी पता है, बट दे आर लाइक कि जितना एक्सटेंड किया जाए, जितना इंडिया से कमाया जाए, इंडिया इज ए रिसोर्सफुल कंट्री, उतना हमारे लिए बेटर है। तो अब वो लोग क्या कर रहे थे कि इंडिया के ही समाज के कुछ टूल्स को लेके इंडिया के अगेंस्ट वो लोग यूज करने वाले थे। तो वो क्या है कि उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम्स जो मेन रिलीजन है, ठीक है, तो मुस्लिम्स क्योंकि पॉपुलेशन में कम थे, तो मुस्लिम्स को ये बताया जा रहा था कि देखो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपको तो ये फैसिलिटीज मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्या आपको पता है आपके साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत लोगों को तो ऐसा भी मिल रहा है। अब देखो, हमारे भारत में, इंडिया में
हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी बहुत पहले से था, राजा सुल्तानों के टाइम से था। बहुत सारे मुगल्स का जो बेटे बेटियों का जो मैरिज अलायंस हुआ था राजपूत के साथ, राजपूत का हुआ था, या मराठा अगर मान लो, या निजाम, जो भी है, ठीक है। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो मुगल्स के साथ हुआ था, तो उनको बस रॉयल फैमिलीज के साथ लेना देना था कि रॉयल फैमिली है तो चलो मैरिज अलायंस हो सकता है। तो यूनिटी एज सच पहले से था। चलो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे बैटल हुए, वो अलग बात है, ठीक है। बट ओवरऑल एक जो मेल मिलाप वाला भाव है वो पहले से था। बट ये ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि मुस्लिम्स को क्यों ना टारगेट करके ये बोला जाए कि देखो आपको अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, मिल रहा है आपको फैसिलिटीज। अब वो लोग बोलने लगे, अब आप बोल रहे हो नहीं मिल रहा है तो शायद नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला हम लोग मतलब ब्रिटिशर्स, उन्होंने बोला हम लोग आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। अब उनको पता ही नहीं कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, हाँ बट इंग्लिश में बोला हुआ है, टर्म है तो बहुत खास होगा, शायद अच्छा ही होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम्स लोगों को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कॉन्फिडेंस में लिया एंड उनको भी ये मजबूर कर दिया मानने में कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, ठीक है, पार्शियलिटी हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग क्या है? इस सेपरेट इलेक्टोरेट को अगर आप माइंड में रखोगे तो अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले इलेक्शन खत्म हुआ है, तो आपको रिजर्व्ड इलेक्टोरेट देखने को मिलेगा। अभी तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है हमारे कंट्री में। रिजर्व्ड इलेक्टोरेट क्या है? देखो पहले, सबसे पहले कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ का जो लोकसभा वाला सीट है वो किसी एससी के लिए रिजर्व्ड है। अब इस सीट के लिए बहुत सारी पार्टीज अपना उम्मीदवार उतारेगी, बट उन सारी पार्टीज को एससी उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। वो इंसान जो खड़ा होगा डिफरेंट पार्टीज से, जीतेगा कौन पता नहीं, बट वो एससी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिजर्व्ड इलेक्टोरेट, ठीक है। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कि यहाँ पे जो एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहां से जो बंदा खड़ा हुआ है, अगर वो बंदा मुस्लिम है तो इसको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, ठीक है। यहां से एक मुस्लिम बंदा खड़ा हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला कि यहां से एक मुस्लिम बंदा या बंदी जो भी है, तो वो यहां से इलेक्शन लड़ सकता है और इसको केवल उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग वोट करेंगे। तो क्या होगा, इस इंसान को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा अपने लोगों के प्रति, एंड वो इंसान जी जान से उन लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि वो किसी और के वोट से जीत के नहीं आया, वो उन्हीं के वोट से जीत के आया है, राइट। तो ये चीज किया गया मुस्लिम्स के लिए। तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम। तो इसको बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व्ड इलेक्टोरेट, ठीक है। सो ये चीज नोट कर लेना, मैंने येलो कलर में मार्क कर दिया है। फादर ऑफ कम्युनल या सेपरेट इलेक्टोरेट कौन है, ये काट सकते हो आप, ठीक है, मिंटो, राइट, ओके। नेक्स्ट, separate representations are provided for presidency corporations, chamber of commerce, universities and zamindars, ठीक है। यानी इन लोगों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि आप लोग भी अपना एक एक उम्मीदवार उतार सकते हो। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो लोग मतलब बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह मर्चेंट्स वगैरह है, उनका अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग अपना एक उम्मीदवार दे सकते हो। जमींदार, यूनिवर्सिटीज, आप लोग भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। तो इनको ये प्रिविलेज दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तो क्वेश्चन ही है, इसमें 2 पेज ही था ना, हाँ इसमें चलो 2 ही पेज था, अगले वाले में 3 पेज। ओके, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन, ये इंडियन होगा, मैंने शायद पहले भी वहां पे गलत लिखा हुआ है। ओके, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया गया, एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया थे, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर इन द वाइसरॉयज काउंसिल एज पर द 1909 एक्ट, कौन है वो, एसपी सिन्हा। नेक्स्ट, which term is associated with Lord Minto in the context of 1909 reforms, कौन सा टर्म है, फादर ऑफ सेपरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, इनको बोला गया फादर ऑफ सेपरेट या
communal electorate. Which groups receive separate representation under the Morley-Minto reforms? किनको मिला separate representation? Presidency Corporation, Chamber of Commerce, universities and zamindars. Which of the following statements about the Indian Council Act 1909 is are false? देखो ये वाला है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो इस बार आने के चांसेस है। चलो गलत कौन सा देखते हैं। जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये तो सही है। इंट्रोड्यूस मिक्स्ड इलेक्टोरेट, नहीं ये गलत है। लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सही है। द रिफॉर्म्स अलाउड ओनली ब्रिटिशर्स, ओनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू बी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नहीं ऐसा नहीं है, इंडियंस को भी लिया गया, यानी 2 और 4 गलत है। तो क्या होगा 2 और 4, फॉल्स पूछा था हमको। नेक्स्ट अगला, which of the following statements about the changes brought by the Indian Council Act 1909 is are false? फिर से false पूछा गया है। separate representation for presidency corporations and chamber of commerce, सही है। the legislative council had given executive power under the, नहीं ऐसा तो नहीं है, legislative council को executive power नहीं दिया गया, legislative council law making है, उनको executive powers नहीं दिया गया। the reforms led to the introduction of separate electorate, सही है, for the first time in India। the deliberate functions of the legislative council were enlarged at both central and provincial levels, ठीक है, ये भी सही है, both levels तो था ही, तो कौन सा गलत है, सिर्फ 2। चलो आते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के मन में एक डर बैठता गया, उधर 1915 में गांधी जी भी रिटर्न कर गए थे, एंड ब्रिटिशर्स को भी ये सुनने को मिल रहा था कि गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, एंड लाइक ही इज ट्राइंग टू गैदर इंफॉर्मेशन, एंड वो लोग बहुत लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारा धन लूट रहे हैं, कैसे हमारा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, हम लोग को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग को स्लेव जैसा बना के रख दिया है। तो अभी टाइम था ब्रिटिशर्स के लिए कि इंडियंस को और भी एक अपनापन दिखाने का, एक बिलोंगिंगनेस दिखाने का, इसीलिए वो लोग लेकर के आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी इंडिया का एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनाया जाएगा, सरकार बनाई जाएगी। खुश हो जाओ भाई आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगा, बट ये ओनली ऑन पेपर्स, ठीक है, ओनली ऑन पेपर। इट रिलैक्स्ड, अच्छा इसमें शुरू करने से पहले मोंटेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, क्योंकि मोंटेग वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेल्मस्फोर्ड वाज द वाइसरॉय, ठीक है, ओके। इट रिलैक्स द कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब देखो ये वाला चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे, और ये हम लोग पढ़ेंगे 7th शेड्यूल में, ठीक है, 7th शेड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स है। अच्छा सब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट्स मतलब फील्ड, ठीक है, एरियाज या फिर वर्क स्कोप, कौन से कामों के बारे में लिखा गया है, ठीक है, या फिर कौन सा वर्क स्कोप के बारे में लिखा गया है। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, यानी सेंटर का अधिकार है उन पे, ठीक है, स्टेट उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल डिफेंस, स्टेट का खुद का डिफेंस होता है, नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टेट का कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होता है, नहीं। जैसे रेलवेज किसके अंडर है, सेंट्रल के अंदर है, स्टेट का खुद का रेलवे है, नहीं, ठीक है, ये होगा यूनियन लिस्ट। और भी बहुत सारे हैं। फिर आ गया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का एग्जांपल आप मान लो कि जैसे पुलिस हो गया, तो इन जनरल जो पुलिस स्टेशन वगैरह है, ठीक है, या पुलिस का आउटपोस्ट वगैरह है, पुलिस फोर्स जो हो गया, जनरल पुलिस फोर्स, वो स्टेट का होता है, सेंट्रल का कोई पुलिस फोर्स नहीं है। हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ये सारा है, ये सारे थोड़े से स्पेशलाइज्ड है, तो जो कि इन जनरल पुलिस फोर्स है वो किसका होता है, वो स्टेट का ही होता है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट, जिसमें स्टेट और यूनियन यानी सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का ही इसमें मिलाप चाहिए होगा, दोनों का ही दखलंदाजी रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रोड्स, हाईवेज, वहां पे स्टेट हाईवेज भी होता है, नेशनल हाईवेज भी होता है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी, कंकरेंट लिस्ट का जो जिम्मेदारी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को उठाना पड़ता है,
ठीक है। ओके, तो जो कंट्रोल ऑफ पावर, कंट्रोल ऑफ सेंटर जो था, सेंटर जो कंट्रोल कर रही थी, उनको डिमार्केट किया गया कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यानी यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट में बांटा गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक नया कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि जिसको हम लोग बोलेंगे डायआर्की। अब डायआर्की का मीनिंग समझना, ठीक है। तो दो हिस्सों में बांटा गया चीजों को, बट ब्रिटिशर्स इतने चालू थे ना, आप समझो, उनको अभी भी देखो, उनको तो ऐसा नहीं पता कि 1947 में ही इंडिया को आजाद करना पड़ेगा, बट उनका जो सोच था ना, ठीक है, उसकी मैं दाद देता हूं भाई। ठीक है, तो वो लोग बहुत दूर का सोचते थे, वो लोग अभी भी सोच रहे थे कि अभी भी हम लोग 70-80 साल राज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक्ट लाते जाएंगे, लोगों को हमारे झांसे में लेके आएंगे, एंड हम लोग इस तरीके से चीजों को मोल्ड करेंगे कि पावर मैक्सिमम टाइम हमारे हाथों में ही रहे, बट वो लगे ना लोगों को। अब देखो यहां पे किया क्या गया, इतने शातिर थे वो लोग, डायआर्की लाया गया। डायआर्की में होता क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट। अब देखो दो लिस्ट था, पहले दो लिस्ट था, एक तो सेंटर एक प्रोविंस, और प्रोविंस में भी दो लिस्ट था, एक है ट्रांसफर्ड एक रिजर्व। ठीक है। ओके, रिजर्व लिस्ट वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर, तो रिजर्व लिस्ट तो गवर्नर के साथ था। ठीक है, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट वर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर, whereas transferred lists were administered by governor on the advice of the minister responsible to the council। यहां पे क्या किया गया, जैसे मान लो 100 ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, लैंड, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है। तो आप मान लो कि 60 टॉपिक्स तो सेंटर के पास है, और सेंटर में अभी भी क्या है, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही है। ओके, 40 टॉपिक्स प्रोविंशियल को दिया गया, उसमें से 30 टॉपिक्स रिजर्व्ड है और 10 टॉपिक्स ट्रांसफरेबल है। तो देखा जाए, अब देखो रिजर्व्ड में जो 30 टॉपिक्स है उनके साथ क्या होता है, देखो आप, रिजर्व लिस्ट वेर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। गवर्नर को कौन सिलेक्ट करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट वर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। तो रिजर्व लिस्ट को गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा, अपने देखरेख में रखेगा, एंड उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वो आंसरेबल नहीं है। ठीक है, फिर से पढ़ो, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट वर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। तो उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वो लेजिस्लेटर को आंसरेबल नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। ओके, जबकि whereas transferred lists were administered by governor on the advice of the minister responsible to the council। तो ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो 10 चीजें हैं, मैंने एग्जांपल दिया, ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो 10 चीजें, उनपे क्या है कि गवर्नर ही डिसाइड करेगा, बट गवर्नर बात सुन लेगा, बात मान लेगा, बताएगा कि देखो मैंने ऐसा ऐसा रेडी किया, आपको पसंद आया। अगर मिनिस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें इंडियंस भी है, तो मिनिस्टर्स अगर बोलते हैं कि नहीं हमको तो इतना पसंद नहीं आया, इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है चलो आप अपने हिसाब से कर लो, तो कोई इशू नहीं है। देखो ये 60 चीजें, ये 60 सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स सेंटर के साथ है, यानी ब्रिटिशर्स के पास है। ये 30 टॉपिक्स भी डायरेक्टली गवर्नर कंट्रोल कर रहा है और वो आंसरेबल भी नहीं है। तो 60 + 30 90% चीजें ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ही रख लिया था। तो ये बस एक रैंडम नंबर है, मैंने बताया, बट ऐसा ही मोर और लेस हुआ था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अभी भी, मतलब इस पॉइंट पे आके भी, कि जब बहुत सारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो गया था, बहुत सारे लीडर्स उभर के आ रहे थे, वो लोग पूरे देश में भ्रमण कर करके लोगों को समझा रहे थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स पे अटैक हो रहा था, तब भी वो लोग एक्ट तो लेके आ रहे हैं लोगों को फेक करने के लिए, ठीक है, झांसे में लाने के लिए, बट वो लोग किस चालाकी से चीजों को कर रहे हैं कि ऐसा लगे कि बहुत यूनिफॉर्म और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने जा रहा है, बट पावर किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ही रख रहे हैं, पावर नहीं छोड़ रहे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द एक्ट मैंडेटेड दैट द 3 of the 6 members of the Viceroy's Executive Council were to be Indian। चलो इसमें भी, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे एक उतार चढ़ाव वाला सिचुएशन आ रहा है,
ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अपने पीक पे पहुंचने वाली है, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे रहे थे एंड थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हमको झांसे में भी रख रहे थे, क्योंकि उनका प्लानिंग दूर का था। तो 6 मेंबर जो होते हैं वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनमें से 3 मेंबर्स को बोला गया कि वो 3 मेंबर्स इंडियन होने चाहिए। चलो कोई नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एक्सटेंडेड टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मैंने फंडा समझाया, ये और भी कुछ कम्युनिटीज के लिए एक्सटेंड किया गया, ठीक है। अगेन डिवाइड एंड रूल, 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। एंग्लो इंडियन सबको पता है ना कौन है, जैसे मान लो उस टाइम के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या ब्रिटिश के जो लोग थे बाहर से आ रहे थे, वो लोग इंडिया में आके बहुत साल ले रहे थे, तो ऐसा हो रहा था कि यहीं पे शादी कर लिया उन्होंने किसी इंडियन के साथ। अब जब उनके जो बेटे बेटी जो हुए, उनके जो बच्चे हुए, उनके बच्चे कहलाएंगे एंग्लो इंडियंस, यानी जिनका पेरेंटल रूट जो है वो ब्रिटेन यूके से है, ठीक है, ब्रिटिश है, बट वो लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियंस बोलेंगे, राइट। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंचाइज का मतलब है कि कितने क्या क्राइटेरिया था अगर आपको वोट करना है। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने इलेक्शंस तो इंट्रोड्यूस किया, बट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करके किन किन लोगों को सिर्फ बोला कि किन लोगों को ये गारंटी दिया कि हाँ आप लोग वोट कर पाओगे। तो कौन लोग वोट कर पाएंगे, जिनके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, और जिनका एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एजुकेशन, एक लेवल ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे अभी क्या है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, अगर आपका एज हो गया है 18 साल तो आप वोट कर सकते हो, बस खत्म, और कुछ नहीं है। एजुकेशन है ना हो, टैक्स है ना हो, आप देते हो, प्रॉपर्टी हो ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया पोजीशन क्रिएटेड इन लंदन। ये लंदन में बैठा हुआ एक पोजीशन है, एक इंसान बैठा हुआ है। सम पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ट्रांसफर्ड टू द कमिश्नर। अब देखो धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत सारी चीजें, नए नए प्रोविजंस, नए एक्ट्स लेके आ रहे हैं वो लोग, एंड बहुत दूर का सोच रहे हैं। तो एक इंसान चाहिए, और हाई पोजीशन है, ये क्या पोजीशन है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, ये क्या है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेगा, ठीक है, अदरवाइज ये बोलेगा कि भाई सब काम मैं ही करूं, मैं ही सब कुछ देख रेख करूं। और ये दोनों ही लंदन में बैठे हुए हैं, ठीक है, कहां बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए। ओके, प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम सेंट्रल बजट। अभी देखो आपको दिखता है ना कि स्टेट का खुद का बजट होता है, इसका नींव यहाँ पे बिछाया गया था, ठीक है, यहाँ पे इसका बीज बोया गया था, ठीक है। प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सेंट्रल बजट। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी नाम सुना है, तो यूपीएससी का नींव है ये, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फाउंडेशन। बट देखो ये एक्ट है 1919 का। अब सिविल सर्विस के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए बोल दिया गया था गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ने बोला हाँ ठीक है चलो हो जाएगा। अब हो जाएगा करके ये कब हुआ, ये बहुत बाद में हुआ, 1926 में हुआ ये, ठीक है। स्टैट्यूटरी कमीशन, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया। आपने साइमन गो बैक वो मूवी का नाम सुना है, साइमन कमीशन, ठीक है, जो 1928 में आई थी इंडिया में। तो स्टैट्यूटरी कमीशन टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ दिस एक्ट आफ्टर 10 इयर्स। अब बोला है कि 10 साल बाद यानी 1929 में एक कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, जिसको कौन लीड करेंगे ये तय किया गया, ठीक है। साइमन बोल के कोई है उनका एक ऑफिसर, वो लीड करेगा। तो वो लोग इस चीज को एनालाइज करेंगे कि इस एक्ट में जिन जिन चीजों को पॉइंट आउट किया गया है, क्या इनमें क्या अपडेटेड है, मतलब क्या अपडेशन है, और इनमें क्या काम किया गया है, ठीक है। बट 10 साल होने से पहले ही साइमन कमीशन को सेटअप कर दिया गया था, और वो लोग इंडिया में आ चुके थे, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स है, वो लोग एक्ट में लिख रहे हैं, अब कितना काम होगा कितना काम नहीं होगा वो लोग अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कौन ही होते बोलने वाले, है ना। तो चलो यहां पे हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? क्या है वो मेन सिस्टम, डायरकी था। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 व्हिच लिस्ट वेयर द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू? क्या है, रिजर्व्ड एंड
ट्रांसफर्ड लिस्ट। ये एकदम गवर्नर के अधीन होगा और इसमें मिनिस्टर्स भी बात कर सकते हैं। Which of the following was introduced for the first time by the Government of India Act 1919? क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन एंड बाइकैमरलिज्म। ये वाला पॉइंट नहीं दिखा मुझे पढ़ाते टाइम, ये पॉइंट था नहीं क्या? एक बार मैं देख लेता हूं। अरे ये पॉइंट था, मैंने मिस कर दिया ना ये पॉइंट। अच्छा, तो मैं बता देता हूं अभी आपको। देखो, बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। तो बाइकैमरलिज्म क्या है कि यहां पे देखो, बाई मतलब दो, बाइकैमरलिज्म एंड यूनिकैमरलिज्म। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में या बहुत सारे कंट्रीज में आपको दो हाउसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा। तो जिन भी कंट्रीज में ऐसे इस तरीके का पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी दो हाउसेस में बटा हुआ है उसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। यूनिकैमरलिज्म बहुत कंट्रीज में है, आप लोग मुझे बताना, मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता देता हूं। स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। और भी आप 2-4 एग्जांपल मुझे कमेंट में बताइएगा, आप घर पे जाके देखिएगा, ये आपके लिए एग्जांपल है। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म और जो डायरेक्ट इलेक्शंस मैंने बोला, बट इलेक्शंस में उन्होंने पाबंदी तो लगाई दी थी प्रॉपर्टी टैक्स और किस चीज का, एजुकेशन का। ठीक है, वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? इसका आंसर है आंसर है डायरेक्ट इलेक्शंस एंड बाइकैमरलिज्म। To which communities was the principle of separate electorates extended under the Act 1919? ठीक है, अंडर द 1919 एक्ट। बताओ कौन से कम्युनिटीज में एक्सटेंड किया गया? कौन से कम्युनिटीज में एक्सटेंड किया गया? सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 70 तो नहीं होना चाहिए था, ये प्रोबेबली क्योंकि पार्ट 6 है तो ये 60 में ही होना चाहिए था। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा नंबरिंग। एनीवेज नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग अराउंड 60 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ये छठा पार्ट है। अभी 7वें पार्ट में और 2 एक्ट्स बचा हुआ है और हम लोगों को इंडिपेंडेंस भी मिलने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में हम लोग देश को आजाद करवा दें एंड उसके बाद सीधा हम लोग घुसने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो विद दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो। एंड अगर आपको बेनिफिशियल लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।